जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये बात करने वाला हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के समाज के अलग अलग वर्गों पर कुछ चंद गिने चुने लोगों के माध्यम से कब्जा जमाया था, कुछ लोगों को पकड़ा, एक छोटे से समूह को पकड़ा, दबंग लोगों को पकड़ा, उनको चाहे ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया, चाहे उनको पैसे के लोभ में डराया या उनको डराया या लोभ में लिया, लेकिन समाज के हर वर्ग के एक छोटे से भाग को उन्होंने अपने मुट्ठी में कर लिया, कब्जे में कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान काम इसलिए था कि उनका एक आरएसएस का नेटवर्क है और उनको चाहने वाले दक्षिणपंथी लोग भी देश में हर समाज के अंदर हैं। उनको उन्होंने ताकतवर बनाया, आईटी सेल, एक मजबूत आईटी सेल बनाया। मिस्ड कॉल के माध्यम से कार्यकर्ताओं का ऐसा प्रचार किया पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे ये लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड है। और मिस्ड कॉल पे हर इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में हुआ, ये युवा वर्ग में भी हुआ, ये किसानों में भी हुआ, फिल्म अभिनेताओं के बीच में भी हुआ, जर्नलिज्म में भी हुआ, हर क्षेत्र में हुआ। जैसे जर्नलिज्म के अंदर पत्रकारों के बीच में उन्होंने अपना एक गोदी मीडिया का समूह बनाया। आज से 4-5 साल 10 साल पहले ये होता था कि हम लोग टीवी न्यूज सुनना करते थे, कुछ पक्षपात होता था, लेकिन काफी चीजें निष्पक्ष रूप से मिला करती थी, हमें सूचनाएं मिला करती थी। पिछले 10 साल के अंदर अगर जर्नलिज्म में आप देखेंगे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सारे समूहों को खरीद लिया और 90% समूह ऐसे थे जो अंबानी अडानी जी के हाथ में या सुभाष चंद्रा जी जो जी वाले हैं उनके हाथ में चले गए और बड़े बड़े पूंजीपति थे। अडानी जी तो खैर पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं, अंबानी जी भी 90% उनके साथ हैं, लेकिन जी बिजनेस के जो सुभाष चंद्रा हैं वो आजकल कुछ भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आते हैं। उन्होंने सेबी चेयरपर्सन पे भी बड़े आरोप लगाए हैं और खुलकर सामने आ गए और हरियाणा से वो राज्यसभा के सांसद बने थे, इंडिपेंडेंट बने थे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बने थे और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोधी हो गए। जिंदल स्टील के जो नवीन जिंदल साहब हैं जो कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी माता जी वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अब वो इंडिपेंडेंट ताल ठोक रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को हराना चाह रही हैं और हरा देंगी, वो जीत जाएंगी। तो ये तो हुई बात जर्नलिज्म की। गोदी मीडिया ने केवल हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, वहां गेहूं नहीं मिल रहा, फलाना ठिकाना। अरे यार तुम अपने देश की बात करो, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन वो बार बार हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो इस तरह की बातें करके उनको देश के लोगों को असली मुद्दों से हटा दिया। अच्छा, हम लोग तो समझ रहे थे, शिक्षक लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, हम समझ रहे थे कि इनकी चाल क्या है, लेकिन हो गया। स्टूडेंट्स यूनियन में भी उन्होंने वही किया। जो अच्छे वामपंथी या मध्यमपंथी लोग थे, समाजवादी लोग थे, उनको बदनाम करना शुरू किया, शांत आंदोलन को बदनाम करना शुरू किया। जेएनयू जैसी जो संस्थाएं थीं, जामिया जैसी जो संस्थाएं थीं, जो देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं थीं, उनको बदनाम करना शुरू किया। उन्हें ऐसा बता दिया जैसे ये सबसे बड़े बिगेस्ट डेंस हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें गिनने लगे वहां जाकर। और वास्तविकता यह है कि वर्ल्ड के अंदर अगर आज एक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहां पे बड़ी कम फीस पर बच्चे पढ़ पाते हैं और गरीब घर के बच्चे पढ़ पाते हैं, दलित और आदिवासी बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है वो पढ़ पाते हैं और वहां पीएचडी करते हैं, वो जेएनयू है। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो भी जेएनयू के पढ़े हुए हैं, और वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमन, वो भी वहीं की पढ़ी हुई हैं। जो जयशंकर, वो प्रसाद साहब हैं जो बिहार वाले, वो भी जेएनयू के पढ़े हुए हैं। अब तो खैर मंत्री नहीं है और आजकल बेचारे अपना
कुछ रोष व्यक्त करते रहते हैं। उन्हें जब कोई काम दे दिया जाता है मोदी जी द्वारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कुछ बोलते हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, वो मंत्री नहीं बनाए जाते। लेकिन जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थे उनको बदनाम कर दिया। यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर जो बनाए, प्रोफेसर बनाए, वो आरएसएस के लोगों को भरना शुरू कर दिया। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे ऋतु सिंह हो। वहां भी यूनिवर्सिटीज में भी कब्जा कर लिया। वहां भी पुलिस पहरा, गुंडागर्दी, दबंगई और बदनाम करना। कन्हैया को जैसे बदनाम किया गया आपको पता ही है। बताया कि साहब वो नारे लग रहे थे, इंशाअल्लाह पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाई गई। और वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो सारे के सारे नदारद हो गए, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े, वो पकड़े नहीं गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कन्हैया कुमार को बदनाम करके छोड़ दिया इन लोगों ने, जेल भी भेज दिया, जमानत मिल गई, उसके बाद कोई चीज प्रूव नहीं हुई, पता चला कि वहां कन्हैया कुमार का कोई रोल नहीं था। लेकिन बदनाम तो करने का प्रयास हो ही गया। आईटी सेल ने पूरी तरह से जेएनयू को, जामिया मिलिया को और कन्हैया कुमार और वामपंथी, किसी को 5 साल की जेल, किसी को 3 साल की जेल, हर तरह से आतंक के माध्यम से बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। यही इन्होंने किसान आंदोलन में किया। वो किसान आंदोलन जो विश्व का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था। महात्मा गांधी भी जिसको देख के खुश होते, देश की आत्मा उससे खुश हो गई कि देखिए हिंदुस्तान ने फिर एक रास्ता दिखा दिया विश्व को कि आंदोलन चलाया कैसे जाता है और अहिंसात्मक रूप से कैसे सरकार को झुकाया जाता है, माफी मंगवाई जाती है। वो गांधी जी ने किया था, इस बार किसान आंदोलन ने कर दिया। लेकिन वहां भी उन्होंने तोड़ दिया किसानों को, वहां भी कुछ खरीद लिए लोग, वो भी एक पैरेलल लाइन, क्योंकि पैसा, डर, दबंगई, और भाई किसी को भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ियां मिल जाए, पैसा मिल जाए, उनके बच्चों को विदेश में नौकरी मिल जाए तो उनको अपनी आत्मा बेचने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो वहां भी किसानों को भी दो फाड़ करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद किसान लड़े और जीते। यही ये लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में किया। फिल्म इंडस्ट्री में वो ओबेरॉय साहब और कौन है वो, अनुपम खेर साहब की पत्नी जो है चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। खैर इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन पिछली बार बन गई थी। और वो भी वही साहब, वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने दबंगई अपनी की। दबंगई में लोगों को डराया, धमकाया और दबा दिया। एक लॉबी बन गई भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे तो सारे जैसे गोदी मीडिया के आपको पत्रकार दिखेंगे मुस्कुराते हुए और सेल्फी खिंचाते हुए, वैसे ही ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी सेल्फी खिलाते आपको दिखे। और जिस प्रकार से इन लोगों ने पत्रकारिता पे कलंक लगाया और बिल्कुल हिंदू मुसलमान करके देश को धार्मिक विद्वेष में झोंक दिया और देश को चुतोड़ा, वो, लेकिन कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी ये दबंगई हुई और कई पात्रों को इन्होंने एक्सपोज कर दिया। अभी एक बड़ी अच्छी घटना घटी, एक आध 2 दिन पहले की बात है। एक कॉन्क्लेव में सैफ अली खान अपने एक पिक्चर की प्रमोशन कर रहे थे, वहां पहुंच गए। अब वो जब देखा उन्होंने, पत्रकारों ने, कि सैफ अली खान आए, तो उन्होंने उन्हें उठाया, उनसे प्रश्न पूछा। उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपका देश के ये जो 3 नेता हैं, मोदी जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और राहुल गांधी हैं, इनमें आपको लगता है सबसे ज्यादा वीर कौन है, सबसे ज्यादा पराक्रमी कौन है, सबसे ज्यादा हिम्मती कौन है? अब पत्रकार सोच रहे थे कि जिस प्रकार से पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे आतंक मचा दिया गया है, उससे सैफ अली खान कहेंगे कि मोदी जी हैं। मोदी जी के सामने नाम लेने की किसी की क्या हिम्मत, ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। अब सैफ अली खान नवाब पटौदी के बेटे हैं, जबकि शर्मिला टैगोर के भी बेटे हैं। लेकिन सैफ अली खान ने कहा कि इनमें सबसे ज्यादा अगर हिम्मती व्यक्ति मैं किसी को मानता हूं तो राहुल गांधी को मानता हूं। जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और जिस प्रकार संघर्ष करके वो आगे बढ़े और उन्होंने समाज में और देश में अपना, विश्व के अंदर अपना स्थान बनाया, तो मैं तो राहुल गांधी को मानता हूं। तो इसका माने कि पहला कदम, अब ये हुआ कैसे, मतलब सैफ अली खान का राहुल गांधी की बड़ाई कर देना एक मैसेज दे रहा है कि हर समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर चेतना जागृत हो रही है कि नाउ वी हैव टू कम बैक, वी हैव टू फाइट बैक, वरना ये दबा देंगे, ये खत्म कर देंगे। अब इसमें कुछ ऐसे पात्र भी हैं
जैसे राहुल गांधी ने संदर्भ भी लिया, डायरेक्टली लिया, इनडायरेक्टली लिया, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन वो परिवार है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिता भी प्रोफेसर थे, मेरे पिता भी प्रोफेसर थे। अमिताभ बच्चन का परिवार, तेजी बच्चन जो उनकी माता जी थी, हरिवंश राय बच्चन जो वहां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका इंदिरा गांधी से परिवार से बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध थे, एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ज्यादा था। और ये राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन साथ साथ बचपन में खेले हैं, पारिवारिक संबंध। कांग्रेस के टिकट पे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े और जीते। खैर उन्हें राजनीति नहीं समझ आई, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी, तो तब भी हिम्मती में मानता हूं जया बच्चन को, कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, डट के मुकाबला करती हैं, राज्यसभा में बोलती है, और सारे प्रलोभनों और डर के बावजूद वो समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी, और समाजवादी पार्टी ने भी उनको राज्यसभा बार बार भेजा और उन्होंने ललकारा। लेकिन अमिताभ बच्चन, जिनको कभी एंग्री यंग मैन कहा जाता था, अभी भी बहुत सारे लोग प्रशंसक हैं, मैं भी प्रशंसक हूं, उनकी एक्टिंग का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन उनको जो हिम्मत और एक जो मर्दानगी वाला पिक्चरों के अंदर दिखाया जाता है, वो बिल्कुल मैं निराश हूं। जिस प्रकार से वो चाटुकारिता में जुट गए और जिस प्रकार से उन्होंने उस परिवार को धोखा दिया जिससे 50 साल पुराने उनके रिश्ते थे, और जिस प्रकार से वो बिल्कुल अपने हितों की रक्षा करने के लिए और चंद रुपयों के चक्कर में वो चले गए, और देश में जो एक उनके पिताजी की एक इमेज थी, समाजवादी इमेज थी, और गरीबों और मध्यम वर्ग के प्रति सहानुभूति की वो थी, उन्होंने पूरी तरह से उसको भुला दिया। तो अमिताभ बच्चन की छवि बहुत ज्यादा गिरी, और अभी भी गिरी हुई है, राहुल गांधी ने जैसे इनडायरेक्टली कहा। इसके अलावा मैं जो सबसे ज्यादा रुष्ट हूं आज की तारीख में, सबसे ज्यादा दुखी हूं, वो है शाहरुख खान। भाई शाहरुख खान ठीक है, अच्छे कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन भी अच्छे कलाकार हैं, कंगना रनौत भी अच्छी कलाकार हैं, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को, एक बिल्कुल 15-16 साल के बच्चे को जिस प्रकार से फर्जी आरोपों में जेल में रखा गया, 5-6 ग्राम पता नहीं क्या कोकीन वोकीन दिखा के परेशान किया गया, पता नहीं कितने रुपए मांगे गए, क्या क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचार किया गया, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है तो बिल्कुल मुसलमानों को बदनाम किया गया। एक नादान बच्चे को मर्दानगी थी तो लड़ते शाहरुख खान से, उसके बेटे से लड़ने की क्या जरूरत। और शाहरुख खान पे धिक्कार है कि वो व्यक्ति ने आज भी, उसके बाद भी, इसके बावजूद कि उसके बेटे को गैर कानूनी रूप से प्रताड़ित किया गया और फंसाया गया और जेल के अंदर रखा गया, आज भी उसकी कमर सीधी नहीं हो रही है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो रही है। तो आज कम से कम एक नई शुरुआत है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि सैफ अली खान ने रास्ता खोल दिया है फिल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए कि महाराज समय बदल रहा है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, सरकार बदलेगी, बहुत परेशानी में आ जाओगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, डरो मत। शुभ संकेत है, देश के लिए शुभ संकेत है। फिल्म इंडस्ट्री में भी जागृति आ रही है, युवा वर्ग में भी जागृति आ रही है, किसानों में भी जागृति आ रही है, हर जगह जागृति आ रही है। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक संविधान की कोई हत्या करने का प्रयास करेगा, किसी को भी उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। मुझे आशा है जो फिल्म इंडस्ट्री के बाकी चाटुकार अभिनेता अभिनेत्री हैं, कंगना रनौत हैं एक अभिनेत्री बहुत अच्छी हैं, वो जिस प्रकार के स्टेटमेंट देती हैं उस प्रकार के लोगों से सीखने का प्रयास ना करें। जो सैफ अली खान ने ये बात कही है, इसमें कम से कम डरो मत और सच बोलो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।